नमस्कार, आप सभी का स्वागत डी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। खबरों में क्या है खास बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले ये नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों को पहली बरसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि, दिया कड़ा संदेश, आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, चुनाव आयोग पहुंची भाजपा, कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। बंगाल और तमिलनाडु में कल डाले जाएंगे वोट, चुनाव आयोग ने की व्यापक तैयारियां। बंगाल में दूसरे चरण के प्रचार के लिए अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा और ममता बनर्जी की जनसभाएं आज। अमेरिका ने ईरान के साथ सीजफायर को बढ़ाया, हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी जारी। अराक्ची ने ईरानी पोर्ट की नाकेबंदी को बताया एक्ट ऑफ वॉर। हर हर महादेव के जयघोष के साथ खुले केदारनाथ धाम के कपाट, भक्तों की उमड़ी भीड़, यात्रा की सभी तैयारियां पूरी। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले को आज 1 साल हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर देश की आंखें नम हैं। पहलगाम के शहीदों की शहादत को देश भूला नहीं है। आज देश उनकी कुर्बानी को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर कहा कि भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा और आतंकवादियों के नापाक इरादे कभी सफल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं जो क्षति को सहने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पिछले साल आज ही के दिन पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को हम याद कर रहे हैं। उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। मेरी संवेदनाएं उन शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जो इस अपार क्षति का सामना कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में हम इस दुख और संकल्प की घड़ी में एकजुट हैं। भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा। आतंकवादियों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। और खासतौर से अगर बात की जाए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम उनके परिजनों और प्रियजनों के असीम दुख में सहभागी हैं। हमारे राष्ट्र पर लगे इन घाव को हम कभी नहीं भूलेंगे। भारत ने दशकों से सीमा पार आतंकवाद का सामना किया है, लेकिन आज हमारा जवाब दृढ़, निर्णायक और अडिग है। अपने ठोस और संकल्पित कदमों के माध्यम से हमने स्पष्ट कर दिया है कि हमने हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने या हमारी एकता को बाधित करने की किसी भी कोशिश का सामना पूरी ताकत और स्पष्टता के साथ किया जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पहली बरसी पर, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ अपना संकल्प दोहराया है। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई निर्णायक कार्रवाई को याद किया और आतंकियों को चेतावनी दी कि भारत के खिलाफ किसी भी हरकत का जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा। इस जघन्य हमले की बरसी पर सेना के एडीजी पीआई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, भारत के खिलाफ हर कार्रवाई का जवाब तय है, न्याय जरूर मिलेगा हमेशा। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर जारी है, संदेश वाला ग्राफिक भी साझा किया गया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले की बरसी पर कहा कि आतंकवाद मानवता का बड़ा दुश्मन है और भारत आतंकवाद के उसे शरण देने वालों के खिलाफ अपनी शून्य सहिष्णुता की नीति जारी रखेगा। उन्होंने अपने एक संदेश में कहा, आज के दिन हम पिछले वर्ष पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले में खोए निर्दोष लोगों को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। अपनों को खोने का दुख आज भी हर भारतीय के दिल में बना हुआ है। आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है जिसके खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना है, उसे हराना होगा। भारत आतंकवाद और उसे शरण देने वालों के खिलाफ अपनी शून्य सहिष्णुता की नीति जारी रखेगा।
और आपको बता दें, पहलगाम हमले की बरसी पर आज गुजरात के भुज में भारतीय सेना ने अपनी बढ़ती ताकत का परिचय दिया। विशेष युद्ध समूहों ने चालाक असॉल्ट बोट्स को तेजी से पानी में चलाया और दुश्मनों को अपनी ताकत का यहां पर प्रदर्शन किया। इन नौकाओं को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरह से तैयार किया गया था ताकि भारत की सीमाओं के पास आने वाले दुश्मन जहाजों को रोका जा सके। पहलगाम आतंकी हमले की आज पहली बरसी है। पिछले वर्ष आज ही के दिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे निर्दोष लोगों को बेरहमी से मार डाला था। आतंकियों की इस कायराना हरकत का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से दिया। हमारी सेनाओं ने न केवल आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद किया, बल्कि आतंक के आकाओं को वो सबक सिखाया जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकेगा। तारीख 22 अप्रैल 2025, समय दोपहर लगभग 1 बजे, स्थान जम्मू कश्मीर का पहलगाम। मिनी स्विट्जरलैंड कही जाने वाली बैसरन घाटी उस दिन भी पर्यटकों से भरी थी। धरती का स्वर्ग देखने आए लोगों का उत्साह और उल्लास हर ओर गूंज रहा था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। पर्यटकों की खिलखिलाती आवाजें गोलियों की तड़तड़ाहट में दबती चली गईं। हथियारबंद आतंकियों ने निहत्थे निर्दोष लोगों पर धावा बोल दिया था। पर्यटकों को उनका धर्म पूछ कर उनके परिवार, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। ये कायराना हरकत पाकिस्तानी आतंक की पाठशाला में परवरिश पाए बेरहम हैवानों की थी। हमले में 26 बेगुनाह मारे गए, जिनमें एक नेपाली नागरिक था। इस आतंकी वारदात ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। देश गुस्से में उबल रहा था। ऐसे में एक स्पष्ट और दो टूक चेतावनी दुनिया ने सुनी। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. इस लहजे की गहराई और इन शब्दों की ताकत कुछ ही दिनों में सबके सामने थी। 6 और 7 मई 2025 की मध्यरात्रि को हुआ वो एक्शन जो आतंक के खिलाफ लड़ाई के इतिहास में सबसे प्रभावी सैन्य अभियानों में से एक रहा। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। जी हां, आतंकियों ने देश की बेटियों के माथे का सिंदूर छीनने का दुस्साहस किया था। अब उसी आतंक के नेटवर्क पर आग बरसने की बारी थी। हमारी बहादुर सेना का ये ऐसा वार था जिससे आतंक का पूरा ढांचा दहल उठा। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकवादी शिविरों पर ताबड़तोड़ हमले किए। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के 100 से अधिक आतंकवादी, उनके प्रशिक्षक, हैंडलर और सहयोगी एक ही वार में ढेर कर दिए गए। साथ ही मिट्टी में मिला दिए गए वो अड्डे जहां से आतंक का खेल खेला जाता था। जब हमारी बहनों, बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। आतंक पर एक्शन हुआ तो आतंकवादियों का सरपरस्त पाकिस्तान बौखला उठा। आतंक के इस रखवाले ने इसी बौखलाहट में की वो गलती जो इस पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। पाकिस्तान ने मिसाइलों, ड्रोन और रॉकेट से भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले का प्रयास किया, लेकिन हमारी सशक्त वायु रक्षा प्रणाली, ड्रोन रोधी तंत्र और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने इसे पूरी तरह विफल कर दिया। दुश्मन ना तो किसी भी लक्ष्य को भेद सका
और न ही महत्वपूर्ण सैन्य संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा पाया। नाकामी की इस खिसियाहट के बाद पाकिस्तान को भारत के साहसिक, निर्णायक और अत्यंत प्रभावी जवाबी प्रहार का भी सामना करना पड़ा। भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान के एयरबेसों, कमान एवं नियंत्रण केंद्रों, सैन्य अवसंरचना और वायु रक्षा प्रणालियों पर सटीक हमले किए। इसमें चकलाला, सरगोधा, रफीकी, रहीम यार खान, जैकबाबाद, सुक्कुर और भोलारी जैसे प्रमुख एयरबेसों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। भारतीय सेनाओं का प्रहार इतना भीषण था कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। जबरदस्त मार खाने के बाद 10 मई 2025 की दोपहर पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के DGMO को संपर्क किया। तब तक भारतीय सेनाएं पाकिस्तान में आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुकी थीं। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई और कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने उस पर विचार किया। लेकिन स्पष्ट किया गया कि सैन्य अभियान केवल रोका जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अगर आगे कोई भी हरकत हुई तो जवाब अधिक तीव्र, अधिक निर्णायक होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में आतंकी अड्डों को तो ध्वस्त किया ही, साथ ही पहलगाम हमले में शामिल हर आतंकी को चुन चुन कर ढेर किया। ऑपरेशन सिंदूर भारत की तीनों सेनाओं के उत्कृष्ट समन्वय, दुश्मन के हर ठिकाने पर हमले की उनकी क्षमता, किसी भी सैन्य दुस्साहस को नाकाम बनाने की ताकत और आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिला देने के हुनर की शानदार मिसाल है। हर्षित और सारांश के साथ मालिक अख्तर की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो ऑपरेशन सिंदूर एक उदाहरण है भारत के अदम्य साहस का, और ये हमेशा जारी है। और इसी वजह से लगातार अगर देखा जाए सरकार की तरफ से, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज अपने संदेश में इस बात का जिक्र किया कि आतंकवाद किसी भी रूप में हो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल न्यूज़ एट 10 में हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अरे यार, EMI, किराया, दवाई कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। क्या? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, फिर उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन तेरा। इतना इजी? हाँ। अरे काहे का इजी, ये मनी म्यूल है, इलीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से। ये अपराध है, अपराध? जेल के बर्तन धोने पड़ जाएंगे। ना भाई ना, जेल नहीं जाना है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज़ एट 10 में। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कांग्रेस की किरकिरी को लेकर। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देकर अब फंस गए हैं। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान खड़गे ने PM मोदी पर आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि वह PM मोदी के संबंध में मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी का तत्काल संज्ञान ले और कांग्रेस अध्यक्ष को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दिया जाए। आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धाराओं के तहत खड़गे की टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ उपयुक्त दंडात्मक और नियामक कार्रवाई शुरू की जाए और उन पर उपयुक्त चुनाव प्रचार प्रतिबंध लगाए जाएं।
भाजपा ने निर्वाचन आयोग को सौंपी गई अपनी याचिका में प्रधानमंत्री के संबंध में खड़गे की टिप्पणी को घोर अपमानजनक बताया और आदर्श आचार संहिता का प्रथम दृष्टया उल्लंघन होने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा साझा किए गए पत्र में भाजपा ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि वह चुनाव प्रचार सामग्री और डिजिटल माध्यमों में खड़गे की टिप्पणी के प्रसार को तत्काल बंद करने का निर्देश जारी करे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में भाजपा का प्रतिनिधिमंडल आज निर्वाचन आयोग से मिलकर इस मुद्दे को उठाएगा। वहीं इस मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा आतंकवादी जैसे शब्द का प्रयोग करना 140 करोड़ देशवासियों के जनादेश का घोर अपमान है। मुद्दा और विजन विहीन कांग्रेस आगामी 5 सालों के चुनाव 5 राज्यों के चुनाव में होने वाली हार के डर से बौखला गई है। महिलाओं के अधिकारों को छीनने की कोशिश में देश भर में जनता के आक्रोश का शिकार हो रही है। अपने खोते जनाधार से चिढ़े कांग्रेस के नेता देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष की शर्मनाक और अपमानजनक शब्दावली की जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का जवाब देश की जनता कांग्रेस को जरूर देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खड़गे के बयान पर कहा है कि प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना न सिर्फ उनका बल्कि देश का अपमान है। उन्होंने आपको बता दें आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार सार्वजनिक संवाद के स्तर को गिरा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी अपनी जो टिप्पणी है इस बात पर दी है। आपको बता दें नितिन नवीन ने कहा है कि इस तरह की टिप्पणी 140 करोड़ देशवासियों के जनादेश का अनादर है। नितिन नवीन ने कांग्रेस की गिरती राजनीति का इसको एक उदाहरण बताया। केंद्रीय मंत्री वहीं अश्विनी वैष्णव की भी अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है। उनके वंशवाद से प्रेरित नफरत ने उन्हें अंधा कर दिया है और इसके साथ साथ लगातार जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं वो यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। ना सिर्फ अश्विनी वैष्णव बल्कि अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी हम बात करें डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने खड़गे के बयान की कड़ी निंदा करते हुए उनसे माफ़ी की मांग की है। आपको बता दें यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए और कांग्रेस को अपने आचरण पर आत्ममंथन करना चाहिए। तो लगातार अपने बयान के बाद कहीं ना कहीं चौतरफा फंसते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष। और अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां सभी सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण का जो मतदान है वो कल होने जा रहा है। कल के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारियां की हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारू और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। बंगाल में पहले चरण के मतदान को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग व्यवस्था के सुचारू संचालन का ट्रायल रन आज से शुरू हो रहा है। यह प्रक्रिया राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय से संचालित की जाएगी। केंद्रीय बलों, कोलकाता पुलिस, राज्य पुलिस और निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि मतदान के दिन बूथ से लाइव प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इस पहल का उद्देश्य बूथ स्तर पर निगरानी को मजबूत करना और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। निर्वाचन आयोग दिल्ली से इस ट्रायल रन के हर चरण की स्वयं निगरानी करेगा। इसके अलावा अनियमितताओं और हिंसा को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें अर्धसैनिक बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती शामिल है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बल भी तैनात किए जाएंगे। वहीं पहले चरण के लिए आवश्यकता पड़ने पर 25 और 27 तारीख को पुनर्मतदान कराया जा सकता है, जबकि दूसरे चरण के लिए यह 1 और 3 तारीख हो सकती है। यदि आयोग को लगता है कि गड़बड़ियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाया और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से कई शिकायतें मिलती हैं तो वह पूरी विधानसभा के परिणाम भी रोक सकता है। इस बीच अर्धसैनिक बल मतदाताओं में विश्वास पैदा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वे बिना किसी डर के अपने मत का प्रयोग कर सकें। जरूरत पड़ने पर मतदाताओं को सुरक्षित रूप से मतदान केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है। और वहीं पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। भाजपा के दिग्गज स्टार प्रचारक पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक चुनावी रैली कर रहे हैं। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह उत्तर 24 परगना के दमदम में पहली चुनावी जनसभा करेंगे। ये जनसभा न्यू बैरकपुर अग्रदूत मैदान में होगी। इसके बाद वे बानीपुर हावड़ा के डॉक्टर BR अम्बेडकर स्पोर्ट्स ग्राउंड में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे।
इसके बाद वे हुगली के सप्तग्राम में चुनावी जनसभा करेंगे। साथ ही उनका शाम में 5:15 बजे कोलकाता के सोनापुर में रोड शो का भी कार्यक्रम है। ये रोड शो सोनापुर मोड़ से शुरू होगा। अमित शाह के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हावड़ा के जोरांसको, चकदाहा और उदय नारायणपुर में रैलियां करेंगे और जनता को यहां संबोधित करेंगे। साथ ही साथ असम के मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए, हिमंता बिस्वा शर्मा भी कालना और बोगांव दक्षिण में जनसभा करेंगे। वे वर्धमान में रोड शो में भी भाग लेंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोषण पखवाड़े की। आपको बता दें, पोषण पखवाड़ा 2018 से प्रतिवर्ष अप्रैल में चलाया जाने वाला 2 सप्ताह का गहन जनसंपर्क अभियान है, जिसका उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करना और पोषण संबंधी व्यवहारों को मजबूत करना है। तेलंगाना में भद्रही कोठागुडेम जिले में पोषण पखवाड़ा 2026 मनाया गया, जिसमें लोगों को कुपोषण को कम करने के लिए हेल्थ और न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में जागरूक किया गया। केंद्र सरकार के पोषण अभियान के तहत देश भर में 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में तेलंगाना में भद्राद्री कोठागुडेम जिले के एजेंसी क्षेत्रों में ICDS की देखरेख में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिले के चारला और दुम्मुगुडेम मंडल के कलिवेरू और नरसापुरम गांवों में आयोजित किए गए कार्यक्रमों में गर्भवती महिलाओं, बच्चों और स्थानीय लोगों को पोषण के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान बाल मृतम, छोटे अनाज और हरी सब्जियों से पौष्टिक भोजन तैयार करने के तरीकों को प्रदर्शनी के माध्यम से समझाया गया और लोगों को संतुलित आहार अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में भद्राचलम के विधायक टेलम वेंकटराव, ITDA प्रोजेक्ट ऑफिसर, ICDS अधिकारी, आंगनवाड़ी कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस मौके पर आंगनवाड़ी स्टाफ को डेटा एंट्री के लिए मोबाइल फोन भी वितरित किए गए। इस मौके पर जिला कल्याण अधिकारी लेनिना ने बताया कि मंत्री सीतक्का के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हर दिन अलग अलग गतिविधियों के जरिए गर्भवती महिलाओं और बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कुपोषण को कम करने के लिए हेल्थ और न्यूट्रिशन एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ప్రభుత్వ ఆదేశాలనుసారం सरकारी निर्देशों के अनुसार 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक 15 दिनों के लिए पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित करने के आदेश प्राप्त हुए हैं। इस कार्यक्रम का हमारे जिले में शुभारंभ माननीय मंत्री श्री तख्ता जी द्वारा किया गया। ग्राम स्तर पर सभी विभाग मिलकर इसे एक समग्र जन जागरूकता अभियान के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। कुपोषण मुक्त समाज के निर्माण में सभी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, जो आने वाले समय में समृद्ध और स्वस्थ समाज के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान व्यवस्था को और सुरक्षित बनाने के लिए ई-मैंडेट नियमों को सख्त कर दिया है। मंगलवार को जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब 15,000 रुपये से अधिक के सभी ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों को बढ़ती डिजिटल धोखाधड़ी से बचाना और भुगतान प्रणाली में भरोसा मजबूत करना है। नए नियम सभी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स और उन संस्थाओं पर लागू होंगे जो कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और UPI के जरिए ऑटो डेबिट सेवाएं देते हैं। इसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के लेन देन शामिल हैं और ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं। RBI के अनुसार ई-मैंडेट सुविधा का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को पहले एक बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। भारत ने समुद्री खाद्य निर्यात की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। MPEDA की ओर से जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड 72,325.82 करोड़ रुपए तक पहुंचा और इसकी मात्रा 19.32 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। फ्रोजन झींगा इस प्रगति का मुख्य चालक बना रहा है, जिसने 47,973.13 करोड़ रुपए का योगदान दिया, जो कुल निर्यात आय के 2/3 से अधिक है। झींगा की खेप की मात्रा में 4.6% और मूल्य में 6.35% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें भारत के समुद्री उत्पादों के निर्यात में इसका दबदबा और मजबूत हुआ है।
और आपको बता दें, पंच केदारों में से एक आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र में श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज से ग्रीष्मकालीन यात्रा के लिए खुल चुके हैं। तय शुभ मुहूर्त में पारंपरिक रीति रिवाजों और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर के पट खोले गए। कपाट खुलने के अवसर पर मंदिर को 51 कुंतल फूलों से सजाया गया है। अब अगले 6 महीनों तक बाबा केदार के दर्शन भक्त कर सकेंगे। बाबा केदार की डोली उनके शीतकालीन प्रवास स्थल ऊखीमठ से विदा होकर मंगलवार को ही मंदिर प्रांगण में पहुंच गई थी। वहीं इस खास अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या भी देखने को मिल रही है। शिव के जयकारों से पूरी केदार घाटी गुंजायमान है। आपको बता दें कि केदार धाम में इस वक्त काफ़ी ठंड है। सभी चोटियां बर्फ की सफ़ेद चादर से ढकी हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। साथ ही यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ 10 में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।